हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर और स्पेशली आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के इस दिन में 2 से 3 वाली क्लास में, है ना। अब तो ये वाली जो टाइमिंग है शायद से किसी और बैच को मिल जाएगी या फिर बहुत जल्दी ये वाली टाइमिंग खत्म भी होने वाली है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बच रखे, है ना। इस हफ्ते क्लासेस आपकी और चलने वाली है। आपका 8, 9, 10 को तो एग्जाम ही है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। एक बारी मुझे बताइए, सारी चीजें सब कुछ ठीक है, आवाज वगैरह सब कुछ परफेक्टली फाइन, बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से आवाज आई होप आ रही होगी। और एग्जाम में कितना कम समय बच रखा है ये शायद मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा देरी से होश आता है, मेरे ख्याल से उनको भी होश आ गया होगा अभी तक तो, है ना। चलिए जी, क्लास जब खत्म होगी तो क्लास की पीडीएफ आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है निशा मैम टेक्स्ट बुक और इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा रखा है, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला पहला क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का, जो कि रहने वाला है सिंप्लीफिकेशन से, है ना। पढ़िए एक बारी तरीके से, शांति से, कैसे क्या कुछ दिया है, किसकी वैल्यू निकालनी है। और मैं आज फिर कह रही हूँ, मेरी शायद रोजाना की क्लास में मैं कहती हूँ भाई एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से आएगा। सरलीकरण से भी क्वेश्चन आएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से भी आएगा, एपी से भी क्वेश्चन फंसेगा। जिसने भी अभी तक ये सारे टॉपिक नहीं कर रखे कर लेना। डीआई से भी या तो 3 या फिर 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आपकी हर एक शिफ्ट में। डन है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन है जिसमें मुझे कुछ नहीं करना, बस बोर्ड मास का ध्यान रखना है। बोर्ड मास का ध्यान कैसे रखना है आपको पता है। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले ये छोटे वाली स्मॉल ब्रैकेट होती है, फिर करली ब्रैकेट और उसके बाद जाकर के लार्ज ब्रैकेट सॉल्व होगी। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये चारों तो मेरे ख्याल से आपने रट्टा मार रखा होगा, है ना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं भाई। लास्ट में देखो सबसे पहले क्या दिया है, आप कहेंगे एलसीएम ले लो। 6 और 3 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6 तो 15 दूनी 30, 6 से ये जाएगा मेरे पास 18 यानी कि 12/6। और इसको काट करके मैं 2 लिख सकती हूँ, यानी मैं सीधा कहूँ इस पूरे की जगह पर 2 आएगा। आप कहोगे हाँ जी 2 आएगा, बहुत ही बढ़िया। इस वाले ब्रैकेट को उठाते भाई यहां से, इस वाले ब्रैकेट को उठाया जाए, समझना बात को। कितना दिया गया है, आप कहेंगे 1/, पहले गुना करो, इसकी करवाओ। 11 एकम 11, 5 दूनी 10 है। फिर डिवाइड में कितना आया है, 2 आया है। डिवाइड में 2 है, इसको मैं लिख दूं 1/2 यानी कि 11 और बट्टे में हो गया 20। आप कहेंगे हाँ जी यही है। ये गिवन है 1/8, इंटू में दिया है 11/20। आप कहेंगे 11, 8 दूनी 16 यानी कि 160। मैं कह सकती हूँ भाई 11/160, या मैं कहूँ ऑप्शन नंबर ए आप में से जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगाना कितना करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। ऑप्शन से भी जा सकते हो, अगर ऑप्शन से जाना है तो। कह रहे मुझे 2 संख्या दी गई है जो कि 7 और 9 के अनुपात में है, जिनका एलसीएम इतना है। तो बताइए संख्या कौन कौन सी होंगी। आप ढूंढ लो कौन सी संख्या है जो 7 और 9 के अनुपात में बैठी है। आप कहोगे काट लो, कितने पर, 8 7 56, 8 निमा 72, 11 7 11 निमा, है ना। इसके अलावा ये भी कट गया। आप कहोगे 7 निमा 63 और 9 निमा नहीं, 9 7 63, 9 निमा 81। चारों के चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो कि 7:9 ही बनेंगे। अब क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है कि मैडम हम ऑप्शन से नहीं जा सकते, तो हमारे पास में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा, समझना भाई। ऑप्शन से तो नहीं जा सकते, ये बात तो हमने क्लियर कर ली, ये तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब ऑप्शन से नहीं जा सकते तो क्या करना है, सुनना ध्यान से। मुझे पता है एलसीएम बराबर HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, जिसमें मुझे एलसीएम कह रहा है 630 है, HCF मुझे पता नहीं,
पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 9, 9 साते 63, आप सीधा काटिए, यानी HCF कितना हो गया, आप कहोगे 10 हो गया। भाई अगर HCF 10 आ गया तो ये संख्या हो गई 7 ढाई 70 और 9 ढाई 90, यानी मैं सीधा कह दूं कि 70 और 90 मेरे पास में दोनों संख्याएं आ चुकी है, या सीधा करिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। और चौथे क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, लगाइए। लग रहा होगा कि मैडम डेसिमल एंड फ्रैक्शन की पता नहीं कितनी महाभारत वाला क्वेश्चन है ना, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि का यूज कर लेना भाई। जब भी तुम्हें लगे ना, सिर्फ इस क्वेश्चन टॉपिक में नहीं, कभी भी तुम्हें लगे मैथ्स के अंदर किसी भी पेपर में कि यार बहुत उलझ गया है क्वेश्चन, बहुत बड़ा सारा सा कुछ दे रखा है, बहुत कैलकुलेशंस है, तो जब भी ये अंदर से फीलिंग आ जाए कि बहुत कैलकुलेटिव है, अपनी बुद्धि को बोलना इसका कोई ना कोई तिगड़म जरूर होगा, कोई ना कोई इसका तोड़ जरूर होगा। फिर ऑप्शंस को खंगालना, थोड़ी सी बुद्धि चलाना, उसका कोई ना कोई शॉर्टकट जरूर होगा वहां पे। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे कह रहा है 0.78 इंटू 0.78 माइनस का 0.72 दो बारी गुना है और नीचे कुछ दिया है। आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे जैसे मुझे ए का मान दिया गया है 0.728 और बी का मान अगर हो 0.272, तो क्या मैं ये लिख सकती हूं कि ये ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग दिया है, यानी यानी ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान। आप कहोगे हाँ जी ऐसा ही लगता है। नीचे क्या दिया है भाई, आप कहोगे 0.456, इन दोनों का अंतर तो नहीं है, घटा के देखना दोनों को, आप घटाओगे 8 8 में से 2 जाएगा 6, 12 में से घटाऊंगी 5 हो गया, और भाई आप कहोगे 456, हाँ जी मैडम जी 456 तो ए माइनस बी है, इन दोनों का अंतर दिया है, अंतर कितना है ए माइनस बी, क्या मैं इसको काट सकती हूँ, काट दो, बचेगा कितना ए प्लस का भी आप जोड़ना, 0.728 के अंदर 0.272 आप जोड़िए, 8 और 2 आप कहेंगे 10 हो गया, 7 2 9 और 1 10 हो गया, 7 2 9 और 1 10 हो गया, आप कहेंगे कट पिटा करके, या मैं कहूं दोनों को जोड़ करके 1.000, या सीधा करिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं भाई, इसका लगाना कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाह, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करना कितना करोगे, कह रहे मुझे इनके योग के इकाई का अंक क्या होगा। इतना तो समझ में आ गया कि भाई हमारा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ ना कुछ इकाई का अंक लगेगा, है ना। क्वेश्चन कह रहे हैं 9 की पावर 1 है, प्लस में 9 की पावर 2 3 4 5 6, ऐसे 9 की पावर 10 तक मुझे जाना है। सारी संख्याओं का जब टोटल करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसमें पूछा गया है कि 9 की जगह पर क्या आएगा, 9 की जगह पर क्या आएगा, सॉरी इकाई के अंक पर क्या आएगा। अब जिसने सीधा रट्टा मार रखा है कि मैडम जी जितनी पावर है उसको खोल लो या 4 से भाग कर लो, वो बेसिक ट्रेडिशनल मेथड सीख रखे हैं, वो इसमें बहुत टाइम वेस्ट करेगा। और जिसने मेरी एक छोटी सी ट्रिक अपने दिमाग में बिठा रखी है, छोटी सी ट्रिक है वो, है ना, मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर 9 की पावर ओड यानी विषम संख्या है तो इकाई के अंक पर हमेशा 9 ही आएगा। अगर 9 की पावर इवन यानी सम संख्या है तो इकाई के अंक पर हमेशा 1 आएगा। अगर किसी ने पहली बार ये सुना है तो अपनी नोट्स की कॉपी में लिख लेना। अब देखिए 9 की पावर 1 है, विषम संख्या है तो 9 ही आएगा। फिर क्या है, सम संख्या तो 1 आएगा, फिर से विषम, फिर से 1 आएगा। ये मेरे पास में 5 बारी आएगा, 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी 5 बारी आएगा टोटल। भाई जोड़ना जरा, आप कहोगे 9 और 1 10, यहां से 0, यहां से भी 9 और 1 10 0, यहां से भी 0, यहां से भी 0, यहां से भी 0। मैडम जी बात तो वही पड़ रही है इनडायरेक्टली, यानी कि मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 0, ऑप्शन नंबर सी। जिस किसी का भी है डायरेक्ट टिक करिए, इसी के साथ साथ नोट कर लेना। 9 का तो हो सकता है मैंने करवा दिया, एग्जामिनर 4 का केस दे दे। 4 के केस में क्या है, अगर 4 की पावर ओड दी गई है तो हमेशा 4 ही आएगा। अगर 4 की पावर आपको इवन दी गई है, सम संख्या है, तो हमेशा इकाई के अंक पर 6 आएगा। लिख लेना भाई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो।
9 की पावर ओड है तो 9, अगर इवन है तो हमेशा 1 आएगा इकाई के अंक पर। 4 की घात अगर विषम संख्या है तो इकाई के अंक पर 4 ही आता है। अगर 4 की घात सम संख्या दी गई है, इकाई के अंक पर हमेशा 6 आएगा। इसी के साथ साथ नोट कर लेना, क्या आपके पास 4 संख्या है 0 1 5 6, 0 1 5 6, इनकी कितनी भी पावर क्यों ना हो, इकाई के अंक पर वही संख्या खुद ब खुद आएगी। 0 1 5 और 6, इनकी कितनी भी घात क्यों ना दी गई हो, कितनी भी पावर क्यों ना दी गई हो, इकाई के अंक पर वो संख्या खुद ब खुद ही आएगी। वही संख्या हमारी आएगी 0 1 5 6। लिख लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जिसने अभी तक नहीं लिया है। समझ आया? समझ आया? चलिए फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई। छठा क्वेश्चन थोड़ी सी बुद्धि के साथ में सॉल्व करने वाला है, तो बुद्धि का उपयोग करके और फिर मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? छाप दो जल्दी से। कि ना मुझे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे पहली बात तो 4 अंक की, सारे ही 4 अंक है, कि ना सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, ठीक है, जिसे कि 4 से, हाँ 5 से, ठीक है, 6 से, 15 से या 10 से विभाजित करूं तो शेषफल के रूप में 3 प्रकट करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैडम आप एलसीएम ले लो, 4 5 6 15 10 का, है ना? जो भी एलसीएम आएगा उसको 4 अंक की सबसे छोटी संख्या यानी 1000 से भाग करिए, फिर जो शेषफल आएगा प्लस में 3 अलग से रिमाइंडर चाहिए, उसमें जोड़ घटा करोगे, कंफ्यूज रहोगे। इतना तिगड़म नहीं करना है ना, मैं करने वाली हूँ। तो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए ऑप्शन से उठा लो भाई। ऑप्शन क्यों दे रखे हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि 4 में से एक गोला भरना है, ऑप्शन हमारी सहायता के लिए है। ये बात जिसने दिमाग में बिठा ली ना भाई, ये मान लेना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम उड़ा के आओगे। ये दिमाग में डाल लेना, ऑप्शन हमारी हेल्प के लिए है। जो ये सोचते हैं ना ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं ना, ऑप्शन हमारी हेल्प के लिए है, मैं ये मानती हूँ। क्वेश्चन कह रहे भाई 4, ठीक है, ये संख्याएं हैं, ठीक है, 4 अंक की है, ठीक है, कह रहे शेषफल 3 बचना चाहिए। बेटा 10 से भाग करूंगी, 10 से वही संख्या भाग होगी जिसके लास्ट में 0 होगी, है ना? यानी 10 से 70 कटेगा 3 बचेगा, 20 कटेगा 3 बचेगा, 80 कटेगा तो 3 बचेगा। ये 80 तो 10 से पूरा निपट लेगा, ऐसा तो बोला ही नहीं। बोला है 10 से विभाजित करने पर भी 3 शेषफल आना चाहिए, यानी एक ऑप्शन साइड करिए। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मुझे समझ में आ रहा है 5 का भी सेम ही केस रहेगा, 5 का भी काम खत्म, 10 का भी काम खत्म। 5 तिया 15, आप 3 से चेक करिए, 3 से, 3 से, 3 कहता है अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 2 5 और 1 6, 6 3 से पूरा निपट लेगा, 6 3 से पूरा कट लेगा, पूरा कट जाएगा, शेषफल नहीं देगा, साइड कर दो इसको। 6 की भी वही बात है, 2 गुना 3, आप कोई भी ले सकते हो। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 पूरा कटेगा, इसको हटा दो। ना भाई हम गलती कर रहे हैं, फिर तो कोई ना कोई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे ऑप्शन इतने इजीली कट रहे, है ना? ऐसा तो नहीं होगा। कि शेषफल 3 बचना चाहिए, तो ये हो गया 1070, ये हो गया 1020, ये हो गया 1080, और ये तो खैर हमने हटा ही दिया। 7 और 1 8, ये तो नहीं होगा। 2 और 1 3, 8 और 1 9, ये दोनों हो सकते हैं। देखो ऐसे ही कर लो क्वेश्चन को, समझना भाई बात को ध्यान से। इसने बोला 3 शेष बचना चाहिए, शेष का मतलब एक्स्ट्रा बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए। जो चीज शेष बच जाती है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब बाहर निकाल दो, कह रहे 3 शेष बचना चाहिए। आप इनमें से 3 घटा दो, 3 घटा दो तो ये 1020 होगा, और ये मेरे पास में 1080 आएगा। आप कहोगे हाँ जी ऐसा ही है। आप सीधा चेक करिए ना, क्या चेक करिए बेटा, इनमें से कौन सी संख्या 3 से कट रही है? 7 और 1 8 नहीं कटेगा, हटा दो। ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ठीक है। ये दोनों संख्या 4 से भी कट रही है, 5 से भी दोनों कट रही है, 6 से कटेगा, 3 6 से भी कट रही है। ये जाएगा 6 एकम 6, और भाई 6 7 42, 6 एकम 6 8 48, दोनों कट रही है। 15 से भी, 10 से भी,
भाई साहब क्वेश्चन कह रहे हैं छोटे वाली, तो आप छोटे वाला चुन लो, यानी कि 1023, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। दोनों ही है लेकिन उसमें भी बोला है छोटे वाला, इसलिए हम लोग बी को सेलेक्ट करेंगे ना कि सी को। तो जिस किसी को भी कंफ्यूजन था मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और आगे आते हैं, यानी कि 7th क्वेश्चन की तरफ। औसत चाल, एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ दिया है, सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है। लगा दो भाई। कि ना मुझे एक कार है जो कि आधी दूरी 60 की गति से और बची हुई आधी दूरी 90 की गति से तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? आपको समझ में आ रहा है क्या कि मैडम जी औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बट्टे में एक्स प्लस का वाई। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब दो समान दूरी लेकिन अलग अलग चाल से तय कर रखी हो। इस क्वेश्चन पर आइए, कह रहे आधी दूरी और बची हुई आधी दूरी, मान के चलो पूरी दूरी थी 100 किलोमीटर की, तो 50 किलोमीटर 60 की चाल से, बचा हुआ 50 किलोमीटर 90 की चाल से, यानी उसने दो समान दूरी तय करी है लेकिन अलग अलग चाल से तय करी है। तो सीधा लगा दो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटा एक्स प्लस का वाई। एक्स का मान 60 है, वाई का मान 90 है, नीचे दोनों को जोड़ दो, आप कहोगे 150 है, यानी कि मैं कर सकती हूँ 0 से 0, 3 दूनी 6 है, 3 से कटेगा 5 पर, 5 से कटेगा 19 पर, सॉरी 5 से जाएगा 18 पर, 2 दूनी 4 और भाई 8 चौका 32 का 2 में अरे यार सीधा 4 ही तो दे रखा है, 18 चौका 72, सीधा करिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है ना। इतनी आदत हो गई है मुझे क्वेश्चन में कैलकुलेशंस ना करने की, सीधा अब देखो क्वेश्चन मेरे 18 गुना 4 ही तो था, पर मेरे दिमाग ने पहले काम किया इकाई के अंक से चले जाओ, समझ रहे हो। ऐसे ही मैं चाह रही हूँ हर एक स्टूडेंट का दिमाग काम करे भाई। ऑप्शंस दे रखे मदद करने के लिए, याद रखना। क्वेश्चन आया 10 सेकंड इसको दो, इसको एनालिसिस करने दो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, उसके बाद भी इसको सोचने दो 10 से 15 सेकंड देकर के, क्या ये ऑप्शन से हो जाएगा, क्या इसमें मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, कुछ ना कुछ तिगड़म लग सकता है। लास्ट में जब लगे 15 सेकंड के बाद यार कुछ नहीं लग रहा, फिर पेन उठा के सॉल्व करना है, ठीक है। लिख लेना इसी के साथ साथ औसत चाल के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो यही वाला ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटा एक्स प्लस का वाई, एक और फॉर्मूला लिखना जब 3 समान दूरी लेकिन अलग अलग चाल से तय कर रखी हो, तो थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड बटे में एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का हो गया जेड एक्स, नोट कर लेना, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, या अगर हिंदी में लिखना है भाई तो इसको लिख लेना एवरेज स्पीड निकालने के लिए औसत चाल का लिख ही देती हूं मैं हिंदी में ही, कंफ्यूज ना होइए। लिखना औसत चाल बराबर है कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी और बट्टे में जाएगा कुल समय, है ना। कुल दूरी और बट्टे में जाएगा कुल समय, नोट कर लेना। ये 3 फॉर्मूलाज है। अगर आपका क्वेश्चन फंसता है औसत चाल से, इन 3 से बाहर नहीं आएगा, आज कह दे रही हूं। ये 3 फॉर्मूलाज रट्टा मार लेना, बस क्वेश्चन फंसेगा, और फंस भी सकता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन्हीं 3 से आएगा, इससे बाहर चैप्टर आपका नहीं जाएगा। नोट कर लेना भाई, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव बैठे हैं, डन है तो एक बारी थम्स अप करिए, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फिर एक दुकानदार है जो कि अंकित मूल्य को लागत से 25% बढ़ा देता है, 25% क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और फिर 20% की छूट दे दी, तो क्वेश्चन कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमेशा याद रखना भाई, 25% बढ़ा दिया यानी कि मैं लिख सकती हूं प्लस का हो गया, फिर कह रहे हैं मुझे 20% का डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी। अगर डिस्काउंट दिया जाता है, अगर छूट दी जाती है तो माइनस का आएगा, और उसने बढ़ा दिया प्लस कर दिया तो आप प्लस का लिखेंगे, ठीक है। सीधा फॉर्मूला लगाइए, अगर पहली संख्या मुझे प्लस में दी गई है, दूसरी संख्या माइनस में दी गई है, तो आप कहेंगे x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100, बस इसमें वैल्यूज डाल दो। आप कहेंगे यहां से क्या कि 25 माइनस का 20 माइनस का 25 गुने का 20 और बट्टे में हो गया 100, बहुत ही बढ़िया।
आप कहेंगे कुछ कट रहे तो काट भी सकते हैं, 20 से कटेगा 5, 5 5 होता है 25। 25 भाई माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान आएगा माइनस का। आप कहेंगे कट पिटा करके हमें समझ में आएगा 0% मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर है। समझ आया? जल्दी से थम्स अप करिए। हो सकता है आपके ऑप्शन में 0% की जगह ये लिखा हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस लिखा हो कि ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुई, तो ये ऑप्शन भी आपका फिर बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया? या तो 0% देगा कि कोई लाभ नहीं हुआ, या ये भी दे सकता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उसको भी आप टिक करेंगे, कोई रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं है। इसके अलावा लिखिएगा क्रमिक बट्टा यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट। क्रमिक बट्टा सुना होगा बहुत बारी, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं, हिंदी में लिख लेना भाई क्रमिक बट्टा। जब छूट पर छूट दी जाती है तो उस केस में एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं। आज लिख लेना x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100 होगा। जिस भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है आज के बाद नहीं होनी चाहिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्रमिक बट्टा जब भी डिस्काउंट दिया जाता है, छूट पर छूट दी जाती है, तो सीधा फॉर्मूला लिख दो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। सीधा 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 फॉर्मूला आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दिक्कत आती है तो एक बार फिर से, या मैं कहूं जब तक पेपर नहीं होता रोजाना रट्टा मार लेना। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है अगर डिस्काउंट से उठाया तो वो क्रमिक बट्टे से ही उठाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करिएगा। लगाओ कितना? हाँ हाँ, रेशियो से कर सकते हो भाई, रेशियो से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं अनुपात वाले तरीके से भी कर सकती थी। देखो बता देती हूँ। कह रहे मुझे 25% बढ़ा दिया अंकित को लागत से। अगर लागत मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 25 बढ़ा दिया तो 125 हो गया। और फिर कह रहा है मुझे 125 के सामान पर 20 का डिस्काउंट दे दिया, यानी इसके 80% पर सामान बिकता है। आप कहोगे 4/5, 5 से कटेगा 25, यानी 25 चौका 100 हो गया। यानी उसका क्रय मूल्य भी 100 है और विक्रय भी 100 है, तो 0%, कोई ना प्रॉफिट हुआ ना उसको हानि हुई। सीधा टिक करिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये मैंने सक्सेसिव लगा दिया है, ये मैंने सक्सेसिव लगा दिया है, सक्सेसिव मेथड। ये हमने रेशियो मेथड से कर लिया। जैसे आपका मन करे, आपका दिल कहे आपसे, उस तरीके से क्वेश्चन लगा देना। ठीक है, जो ऐसा मन करे उस तरीके से कर सकते हो। कोई ऐसा वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि हाँ ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। सोच समझ के आंसर करिए, कितना आएगा? कि ना मुझे ए और बी की मासिक आय इनकम दे रखी है। ठीक है, कि ना मुझे दोनों में से प्रत्येक ने 600 रुपया बचाया है। ठीक है, तो उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात इतना हो गया। क्वेश्चन कह रहा है मुझे बी की मासिक आय कितनी होगी। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैडम जी बी की मासिक आय 3 यूनिट, 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल भाई एक ऑप्शन छोड़ करके बाकी के तीनों दे रखे हैं। अब क्या करोगे? लगा सकते हो, रेशियो मेथड भी लगा सकते हो यहां से, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, जो आपका मन कहे उस तरीके से। क्वेश्चन मुझे कह रहा है भाई समझना, कह रहे मुझे दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी इनकम मुझे दी गई है 4 और 3 है। ठीक है, कह रहे दोनों का खर्चा व एक्सपेंडिचर दे रखा है 3 और 2 है। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए किसी व्यक्ति ने 4 रुपया कमाया, 3 का खर्चा कर दिया, तो सेविंग 1 रुपए की रही होगी। बी ने 3 रुपया कमाया, 2 का खर्चा कर दिया, इसकी सेविंग, इसकी बचत भी 1 रुपया की रही होगी। दोनों की बचत समान है, इसका मतलब रेशियो बिल्कुल सही दे रखा है। हमें इस अनुपात के साथ कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। हमें रेशियो को कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है चीज है। अगर ये संख्या अलग अलग होती, जैसे इसकी बचत 2 रुपए की आ रही है, उसकी 1 की आ रही है, फिर हम पहले रेशियो को ठीक करते, एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा होता है ना। चलिए फिर मेरे अनुसार क्या है, बचत कितने की है? 1 यूनिट की। और भाई क्वेश्चन कह रहा है उन्होंने बचत करी है 600
1800 रुपया। 1 यूनिट का मान अगर 600 के बराबर है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? आप कहेंगे 6 या 18 यानी कि 1800, यानी कि मैं कह सकती हूँ ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। इसको बोला जाता है रेशियो मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। कहोगे तो मैं वो भी सिखा दूंगी, बता देना भाई कमेंट में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेरे ख्याल से रेशियो मेथड ही लगाते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई मेरी क्लास में सीखते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों ने सीखा है, पहले से भी आती होगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैंने सुने हैं ये बोलते मैम आपसे ही सीखा है क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे अच्छा लगता है, बेफालतू में जब संख्या अलग अलग होती है तब क्रॉस बढ़िया लगती है, और रेशियो में 2-3 स्टेप बढ़ जाते हैं, उसमें ये है एक ही स्टेप में निपट जाता है। ठीक है, लगाइए। कह रहे ए ने 85,000 रुपए के साथ में व्यवसाय शुरू किया, बाद में 42,500 के साथ बी उसके साथ में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में लाभ को इतने के अनुपात में बांटा है, तो कह रहे बी कितनी अवधि के बाद में शामिल हुआ था। आपको इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि निवेश की गुना आप समय से कर दो तो लाभ के बराबर आता है। निवेश की गुना समय से कर दो तो लाभ आता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमारा बराबर होता है प्रॉफिट के, है ना। बस ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो अपने आप निपटा लेंगे भाई हम। देखो कह रहे मुझे दो व्यक्ति हैं, पहले तो ये जीरो से जीरो साइड कर दो, बहुत बढ़िया करा। ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी बैठा है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ ए बटा बी है, ठीक है भाई। ए का निवेश कितना हुआ है, आप कहेंगे 850 है। बी का निवेश कितना है, आप कहेंगे 425 है, ठीक है। ठीक है, ए ने निवेश कितने टाइम के लिए करा है? भाई ए ने ही तो व्यवसाय शुरू करा था, यानी कि पूरे के पूरे वर्ष के लिए, पूरे के पूरे वर्ष के लिए यानी 12 महीने के लिए निवेश करा है, 12 मंथ। इसने कितने टाइम के लिए किया हमें पता नहीं, मैंने मान लिया टी समय है, और इनको प्रॉफिट हुआ है 3:1 यानी कि 3/1। बस यहां से कैलकुलेट करिए, यानी कि 3 से कटेगा 4 पर, 5 से कटेगा 5 8 40, 5 5 25। आप कहोगे मैडम जी 5 दूनी 10 होता है, 85 से 85 कैंसिल, यानी कि टी का मान हो गया 8 महीना। जो व्यक्ति बी है उसने 8 महीने के लिए निवेश करा है। क्वेश्चन मुझे कह रहे हैं बी कितनी अवधि के लिए व्यापार में शामिल होता है, सीधा टिक करिए 8 महीना हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसका आंसर 4 करके आएंगे, गलत है। ये पूछेगा, जैसे पूछ रहा है बी ने कितनी अवधि के लिए अपना पैसा निवेश किया, 8 करेक्ट है। काफी बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि बी कितने समय के बाद जाकर के शामिल हुआ, तब आंसर 4 आएगा, है ना। 1 साल का मान लो तुम्हारा कोई बैच था, तुमने केवल 8 ही महीना उसमें पढ़ाई करी, यानी शुरुआत के 4 महीने के बाद जाकर के आप उसमें जुड़े हो, वही बात है। अगर पूछ ले बी ने कितना महीना पैसा निवेश करा, तो 8 महीना। कितने महीने के बाद जुड़ा, उस केस में आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ आया भाई? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, फटाफट से छाप देना। और इसके लिए शायद मैंने एक ट्रिक भी आपको बता रखी है, याद हो तो। हाँ, वही वाला क्वेश्चन है। कौन सा? कि मैडम जी मूल्य की गुना खपत से करवा दो। मूल्य की गुना अगर हम खपत से करवा दें तो हमारा व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर आएगा, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, वही वाला क्वेश्चन है। कह रहे मुझे पेट्रोल का जो मूल्य है वो 100 रुपया दिया गया है, ठीक है। 100 रुपया से बढ़ करके 110 रुपया कर दिया। खर्च में वृद्धि किए बिना एक सवार को पेट्रोल की अपनी खपत को कितना कम करना चाहिए, समझना। कह रहे मुझे अगर प्राइस की बात करें तो 100 से बढ़ करके 110 हो गया, यानी कि 0 से 0 कैंसिल। कंजप्शन, कंजप्शन होती है खपत, खपत मूल्य का हमेशा उल्टा होगा, लिख लेना यहां पर, यानी कि प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है, मूल्य का उल्टा करिए खपत आएगी, ठीक है।
क्वेश्चन मुझे कह रहा है भाई 11 से 10 की हो गई। पहले आप 11 रोटी खाते थे, अब 10 खाते हो। पहले आप 11 चॉकलेट खाते थे, अब 10 चॉकलेट खाते हो। कितने की कमी? 1 की। कितने पर से कमी कर दी? 11 पर से। गुना करवा दो 100 से। आप कहेंगे 11 निम्मा 99, यानी कि 9 सही 1/11, या कहूँ 9.090। ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी है करेक्ट है। समझ आ रहा है? साथ के साथ थम्स अप जरूर करना है ताकि मुझे पता चलता रहे। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं कर रखा भाई, लाइक जरूर करना है, ठीक है? इसका लगाइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है। कह रहे मुझे श्रेया ने एक मूलधन को 8% प्रतिवर्ष की दर से 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया है। कितने समय के बाद स्वयं का 1.5 गुना हो जाएगा? स्वयं का 1.5 गुना मतलब 1 रुपया उधार दिया और आपको 1.5 रुपया वापस मिल रहा है। 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, या हम कह दें कि 100 रुपया हमने उधार दिया और 150 रुपया वापस मिल रहा है ना? ये होते स्वयं का 1.5 गुना। यानी कि मूलधन अगर 100 रुपया है तो मैं कह सकती हूं भाई मिश्र धन यानी अमाउंट कितना हो गया? आप कहेंगे 150 हो गया। ठीक है, आप बताइए 100 रुपया उधार देने से 150 रुपए का अगर मिश्रधन मिल रहा है तो इसमें 50 रुपए का ब्याज जुड़ गया। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है मुझे ब्याज की दर 8% की रही है। आपको आता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना, बस वही लगाना था। SI बराबर PRT बटा 100, बस इसमें वैल्यू ही तो रखनी है। सारी वैल्यूज तो हमने निकाल ही ली, इसमें पुट कर दो बस। SI कितना है? 50 है। P फॉर प्रिंसिपल कितना है? 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 8% है। और टाइम कितना है मुझे पता नहीं। PRT आप कहोगे नीचे लिखिए 100। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। टी का मान निकालना है तो 50/8 होगा। आप कहेंगे 8 छिक्का 48, या इसको और काट दो। 2 से कटेगा 25 पर, 2 से कटेगा 4 पर। आप सीधा भी टिक कर सकते हैं 25/4, या मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया? तो 14th क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फटाक से छापिए भाई। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने अभी अभी करवाया है ना, आज ही की क्लास में करवाया था, उसी से रेलेवेंट, उसी के जैसा है। कह रहे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 19, 36 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। या तो वैसे कर लो कि कौन सी संख्या ऐसी है ना, जिसको इन सब से विभाजित करने पर 4 बचे, या एक काम करो भाई सारे ऑप्शन में से 4 घटा दो। सारे ऑप्शन में से आप 4 घटा दो, 4 घटा दो। ये हो गया 2052। आगे चलिए, ये हो गया मेरे पास में 1850। इसके बाद ये हो गया मेरे पास 2168, और ये हो गया मेरे पास में 1921। बहुत बढ़िया। अब ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से वो कौन सी इकलौती संख्या है जो सबसे छोटी भी होनी चाहिए, जो 19, 36 और 54 से पूरी कट जाएगी, पूरी पूरी की पूरी कट जाएगी? आप मुझे ये बताइए, 36 का मतलब होता है 9 चौका 36, वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए। 4 से, क्या ये संख्या 4 से कटेगी? नहीं, ये तो कटेगी। क्या 50 4 से कटेगा? नहीं। क्या 52 कटेगा? हाँ जी कटेगा। 9 से चेक करना, 5 2 7 2 9 कटेगा। 8 और 1 9 6 2 8, ये 9 से नहीं कटेगी। यानी कट पिटा करके लास्ट में मेरे पास में एक ही संख्या बची है, इकलौती, वन एंड ओनली। सीधा टिक करिए 2056। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। इसका लगाइए भाई 16वें क्वेश्चन का कितना करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है? लगा दो। कि ना मुझे 200 मीटर और 250 मीटर लंबी 2 ट्रेन है जो कि एक ही दिशा, कह रहा है मुझे एक ही दिशा में 60 की और 90 की गति से चलती है। ठीक है, एक ट्रेन दी गई है भाई 200 मीटर की है, दूसरी ट्रेन है 250 मीटर की। दोनों समान दिशा में जा रही है, उनकी चाल दे रखी है। तो कह रहे तेज ट्रेन को धीमी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? मुझे यहां से टाइम निकालना है। टाइम निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, बस यहां से लगा दो।
समय निकालना है, आप कहेंगे दूरी बट्टा चाल, यहां से लगा दो, बस इतना सा ही काम है। चाल कौन सी निकालनी है, कह रहे समान दिशा है, एक ही दिशा में जब जाते हैं तो दोनों की चाल का अंतर, एक 90 है एक 60 है, दोनों की चाल में अंतर बैठा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया सापेक्ष चाल। मैं यहां लिख देती हूँ, ये है सापेक्ष चाल। ठीक है, दूरी कितनी है, आप कहोगे दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ दो भाई, 200 और 200 450 यहां से बैठेगी, है ना। समय निकालना है, दूरी कितनी है 450 मीटर की है। स्पीड कितनी है, स्पीड आप कहोगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 आएगा। बहुत बढ़िया, बट्टे का 18 हम ऊपर भेज दें क्योंकि ये तो हमारा ट्रेंड है ना। आप कहोगे काट दो, 6 तिया 18, 6 से कटेगा 5 पर, 5 निमा 45, एक आएगी 0, 5 से कटेगा 18 पर, 18 तिया आप कहेंगे 54 सेकंड्स। 54 सेकंड का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से करेक्ट है। समझ आ रहा है, थम्स अप जरूर करिए और क्वेश्चन नंबर 17 लगा दो जल्दी से। टाइमर ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही है क्लास। कह रहे आपसे मीन प्रोपोर्शन निकालना है, माध्य समानुपात, फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए भाई, है ना। चारों फॉर्मूला तोते की तरह रट दो, तोता देखा है रटते हुए। प्रथम समानुपात जल्दी से कमेंट में छाप दो जिसको भी याद है। इसके अलावा लिखना भाई माध्य समानुपात, माध्य इंग्लिश में बोला जाता है मीन प्रोपोर्शन। इसके अलावा लिखना तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन। इसके अलावा लिखना भाई चतुर्थ समानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। चारों का आंसर कमेंट में छाप। अगर प्रथम माध्य पूछ ले तो अंडर द रूट ए भी होता है, तृतीय पूछ ले तो बी का वर्ग बट्टा ए हो गया, चतुर्थ पूछ ले तो बी इंटू सी बट्टा ए हो गया, और प्रथम पूछ ले तो ए का वर्ग बट्टा बी हो गया। नोट कर लेना, ए का वर्ग बट्टा बी हो गया, नोट कर लेना जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं। क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं माध्य वाला मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, माध्य समानुपात। मुझे पता है दोनों संख्याओं की गुना करके रूट में डाल दो। पहली संख्या 9, पॉइंट हटेगा नीचे 2 0। दूसरी संख्या है 64, पॉइंट हटेगा नीचे आएंगे 2 0। बहुत बढ़िया, पॉइंट के बाद दो संख्या थी तो पॉइंट हटाया तो बाहर 2 जाएंगे। बेटा 9 को बाहर निकालेंगे 3, 64 को बाहर निकालेंगे 8, और ये 100 गुना 100 बाहर आएगा तो 100 हो गया, इसका जोड़ा बन गया ना 8 या 24/100। 24/100 का मतलब है दो संख्या छोड़ करके पॉइंट लगेगा यानी कि 0.24, या मैं सीधा कहूं कि ऑप्शन नंबर ए मेरा यहां से बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगर समझ आया थम्स अप करिए। डन है, यहां तक का समझ में आया है सभी को, जल्दी से थम्स अप करिए। इसी चलो स्क्रीनशॉट ले लेने देती हूँ, 1 सेकंड पहले स्क्रीनशॉट ले लो। डन है, चलिए फिर इसका लगाइए क्वेश्चन नंबर 18 का। कह रहे मुझे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कि 3 5 7 9 इसी तरीके से। कह रहे मुझे इसका 100वां पद क्या होगा। एपी का क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी से जरूर फंसेगा, जितना मैंने 2024 का आपका पीवाईक्यू एनालिसिस करा है। एपी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कह रहे मुझे इसका 100वां पद निकालना है 100 वाला, तो आप सीधा लगाइए ए प्लस का 99 डी। जो ऐसा पद निकालना है उससे एक कम करके डी, और ए तो आएगा ही। जैसे कह दे मुझे इसका 51वां पद, तो आप कहेंगे ए प्लस का 50 डी, ए प्लस का 50 डी। कह दे इसका 80 या 81वां पद निकालना है, ए प्लस का 80 डी हो गया, है ना। तो जो ऐसा पद निकालना है उससे एक कम करके डी लगा दो, और ए तो प्लस में देखो जी आएगा ही आएगा।
है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट है, छाप दो इसमें वैल्यूज। आप कहोगे पहला पद ए का मान कितना है 3 है, प्लस का 99 और डी कितना है, पिछले में से पहला घटा दो, या कहूँ इस श्रेणी में कितने का अंतर है, +2 +2 +2, मैडम जी 2 का अंतर है, तो ये हो गया 2। 9 दूनी 18 और 1 19, आप कहेंगे 3 है, 8 और 3 11 है, आप कहेंगे 9 और 1 10 है, यानी कि कट पिटा करके मैं कह सकती हूँ 201, या मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले कुछ फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ, नोट कर लो। nth पद का फॉर्मूला पूछ ले तो a प्लस का n-1 इंटू में d। अगर पूछ ले n का मान कितना है, टोटल कितने पद हैं, लास्ट में से फर्स्ट घटा के कॉमन डिफरेंस से भाग करके प्लस का 1 कर दो। आपसे पूछेगा बताइए टोटल कितने पद हैं, n का मान कितना है, लास्ट में से पहला घटा के कॉमन डिफरेंस से भाग करना है। आगे चलिएगा, आगे चलिए भाई, यहां से Sn पूछ लेगा तो n/2 2a प्लस का n-1 इंटू में d हो गया। आपसे पूछ लेगा Sn का दूसरे वाला फॉर्मूला n/2 a प्लस का l। चारों फॉर्मूलाज भाई याद हो जाने चाहिए, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको याद नहीं है स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स वाली कॉपी में लिख लेना, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, अपना रिवीजन कर लेना। बहुत ज्यादा चांसेस है एपी से क्वेश्चन फंसने का, फंसता है तो इन्हीं 4 फॉर्मूला से आएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने दूंगी, आई प्रॉमिस यू। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, टाइम एंड वर्क का, सोच समझ के आंसर करना, कितना करेंगे, ठीक है। कह रहे मुझे ए अकेले काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, जो कि नहीं बनानी है ना, टेस्टी नहीं होती खिचड़ी, तो हम दिमाग में नहीं बनाएंगे, हम क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। जितना समझ आ गया उतना उड़ा लो। ए काम को 20 दिन में कर सकता है, बी करता है 25 दिन में। सबसे पहला काम हमें पता है, एलसीएम यहां से 100 आएगा। अगर एलसीएम 100 आएगा तो 25 चौका 100 और 20 से जाएगा 5 पर। बहुत बढ़िया। कह रहे दोनों मिलकर के 5 दिन काम करते हैं, दोनों ने मिलकर के 5 दिन तक काम किया है। भाई ए और बी मिलके 5 दिन तक काम करते हैं। दोनों ने मिलकर के एक दिन में कितना काम किया है, 5 + 4 9। एक दिन में 9 काम किया है, 5 दिन में कितना हो गया, 45 काम हो गया। 100 में से 45 काम ऑलरेडी हो गया, तो आप कहेंगे 55 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। शेष कार्य कितना है, आप कहेंगे 55 काम करना अभी भी बकाया है, ठीक है। कि ना मुझे फिर बी ने काम छोड़ दिया और शेष कार्य ए अकेला करता है। जो बचा हुआ काम है जो कि 55 है वो ए ने करा है। ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 55 काम कितने दिन में करेगा, आप कहोगे 11 डेज में। क्वेश्चन कह रहा है शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, आप कहेंगे 11 दिन। 11 दिन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आया समझ में, थम्स अप जरूर करिए। और क्वेश्चन नंबर 20 बेहद आसान सा है, लेकिन काफी बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसलिए मैं आपको करा दे रही हूँ। खास करके यूपी वाला एग्जामिनर, है ना, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे स्टूडेंट क्या सिलेबस टेक करेगा। कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होती है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जो केवल खुद के पहाड़े में आती है और एक के पहाड़े में आती है। जैसे कि 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, ये सब हमारे पास में अभाज्य संख्या है। ETC यानी कि एक्सेट्रा में लगा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं मुझे प्रथम 10 अभाज्य संख्या लेनी है। स्टूडेंट सबसे पहली अभाज्य संख्या 3 लिखता है, भाई गलत है, लिख लेना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले। या आपसे पूछ ले भाई पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली अभाज्य संख्या फर्स्ट प्राइम नंबर, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली अभाज्य संख्या। या फिर पूछ ले आपसे सम अभाज्य संख्या कौन सी है, इवन प्राइम नंबर। सम अभाज्य संख्या ये भी काफी बारी आ जाता है।
लिखना इसको इवन प्राइम नंबर, ये भी काफी बारी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इन सब के बारे में तो सबका आंसर 2 होगा। इन सब का आंसर 2 होगा, नोट कर लेना जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं। अगर पूछ ले पहली अभाज्य संख्या तो भी 2, सबसे छोटी भी 2 होती है, सम अभाज्य भी 2 ही होती है। क्वेश्चन मुझे कह रहा है 10 अभाज्य संख्या लेनी है। सबसे पहली 2, उसके बाद 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गई, फिर 13 हो गई, फिर 17 हो गई, फिर 19 हो गई, उसके बाद 23 हो गई। कितनी लेनी थी भाई? 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हुई है। इसके अलावा लिख लेना 29 हो गई। कह रहे इन सबका माध्य क्या होगा? माध्य यानी कि औसत पूछना चाह रहे एक तरीके से। कैसे सिखाया? इन सब का योग कर दो। औसत कैसे निकालते हो आप? इन सब का योग कर दो, योग कर दो, और भाई जितनी संख्या है उससे भाग कर दो। ये 10 संख्या है तो 10 से ही भाग होगा। जितनी संख्या है, औसत का फॉर्मूला तो पता होगा, सारी संख्याओं का योग कर दो, जितनी डिजिट है उससे भाग कर दो। लगाना यहां से सेम तरीका, इसका टोटल मारना। पहले तो 7 और 3 10 हो गया, ठीक है। 10 और भाई ये हो गया 30 हो गया, 30 और 10 40 हो गया, 40 और ये 50 और ये 60 और ये 70 हो गया, 70 हो गया, ठीक है। 70 और 5 75 हो गया, 75 और भाई 77 हो गया यहां से, है ना। 23 और 29 अलग से लिख लेते हैं। 7 और 3 10 और 9, एक जाएगी कैरी। 7 2 9 और 2 11 और 1 12, आप कहेंगे 129, और नीचे दिया है 10, यानी कि मैं सीधा लिख दूं 12.9। 12.9 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। आया समझ में? 12.9 जिस किसी का भी आंसर है करेक्ट है। डीआई से भी क्वेश्चन आएंगे भाई, या तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के शिफ्ट में 5 क्वेश्चन भी डीआई से आते हैं। एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन, सोच रहे हो कितना तगड़ा वेटेज है। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इसके प्रश्न का उत्तर देना है। क्या प्रश्न है सुनिए। कह रहे मुझे पहले वाली जो लाइन है ये बॉयज का मान है और ये गर्ल्स की वैल्यू दी गई है। आकाश, एलन, फिटजी, पेस और ये है रेजोनेंस कि कौन से कोचिंग सेंटर में कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, ये दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पर चलिए। एलन और फिटजी के छात्रों की संख्या के बीच का अंतर लगाइए। एलन और फिटजी, एलन एंड फिटजी ये दोनों है, ठीक है। आप मुझे बताइए एलन में कितने बच्चे हैं? एलन में कितने हैं? ये 60 है और ये 70 दिया है। टोटल कितना हो गया? 130 हो गया। मुझे बताइए फिटजी में कितने हैं? फिटजी में 40 है और ये कितना है? 20। टोटल कितना हो गया? 60 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है दोनों का अंतर 130 और 60, यही था। 130 और 60 दोनों में अंतर है 70 यूनिट का। 70 यूनिट है, याद रखना। क्वेश्चन ने दे नहीं रखा हजारों में, ये रहा ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 100, यानी एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान 100 के बराबर है, तो भाई 70 यूनिट का मान तो 7000 के बराबर आएगा। फिर से रिचेक करते हैं। एलन और फिटजी के छात्रों की संख्या के बीच का अंतर, एलन है और फिटजी है, ये 60 ही था और ये भाई ये 75 है। 70 वाली लाइन तो ये होगी, समझना, ये 75 है बेटा, 75 है। 6 दूनी 12 13, 135 हो गया। ये 40 है और ये कितना है? ये दिया गया है 20 से 60 हो गया। दोनों में अंतर निकालना। 5 में से 0 5 हो गया और भाई 13 में से 6 आप कहेंगे 75 हो गया। एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान कितना है? 100 के बराबर, तो भाई 75 यूनिट है तो आप कहेंगे 7500 हो गया, यानी कि 7500। 7500 का मतलब मैं कह सकती हूँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी डीआई का ही है, लेकिन ये टेबुलर डाटा मुझे दिया गया है, यानी कि टेबल के रूप में कुछ है। ये अंग्रेजी में है, ये हिंदी में है। आप पहले एक बार इसको पढ़िए, देन इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए तालिका का अध्ययन कीजिए। 5 विभिन्न वर्षों में बेचे गए 4 प्रकार के लैपटॉप की संख्या। 2016, 17, 18, 19 में एचपी के कितने लैपटॉप बिके हैं? इन लेनोवा के कितने हैं? सोनी के और डेल के, ये चारों कंपनी के लैपटॉप की संख्या मुझे दी गई है कि किस वर्ष में कितने लैपटॉप बिकते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे बताएंगे, तो नोट कर लेना। कि मुझे 2016, 18, 19 में बेचे गए लेनोवा के
लैपटॉप की कुल संख्या। कौन सी कंपनी उठानी है भाई? लेनोवा। लेनोवा कब कब? मुझे कह रहा है 16, 18 और 19। 16, 18 और 19 में, ठीक है। बताना भाई 16 में, 18 में और 19 का टोटल मार दो कितना है। आप कहोगे मैडम जी 5 तो 7, 7 और 9, आप कहोगे 9 और 1 10, 6 16, एक आएगी कैरी, है ना। आप कहोगे 5 2 7, 9 और 7 16, एक आएगी कैरी। 9 और 1 10 हो गया, 10 और 8 18, है ना। और ये हो गया 26, 26 और 3 आप कहोगे 29, तो आएगी कैरी। 2 2 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 1 9, आप कहेंगे 996 है। मैंने यहां पर लिख लिया। आगे चलिए क्वेश्चन पर। कह रहे मुझे और वर्ष 17, 18 और 19 में बेचे गए डेल की संख्या। 17, 18 और 19 में बेचे गए डेल की संख्या, इसका टोटल मारना। 6 4 10 2 12, एक आएगी कैरी। 9 10 4 14, 2 16, आप कहोगे 2 2 4 और 1 5, बेटा 562 है। कितने हैं? 562 है। क्वेश्चन कह रहे इसका अनुपात निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से तो ये नहीं कटेगा, इसको काट लेते हैं। 2 चौका 8, 2 निम्मा, 2 आठे 16, आप कहोगे 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 एक कम 2 हो गया। 281 और भाई 498। 2 चौका 2 निम्मा 18, 2 आठे ना भाई। ये ग्रीन वाला दोबारा से देख ले। 16, 18, 19 में लेनोवा। 16, 18, 19 का लेनोवा। मैंने इसको कहे जोड़ दिया भाई। 16, 18 और 19 से तो लेना था। 16 है, 18 है और 19 है। सिर्फ इनका टोटल होगा। मैंने शायद टोटल में गलती करी है। 5 2 7 और 9, आप कहोगे 16, एक आएगी कैरी, है ना। 8 8 16, 8 3 24 और 1 25 और 1 26, 26 और 3 आप कहोगे 29 हो गया। 2 2 4 5 6, 6 और 3 9, 996 ही आएगा भाई। आहा आहा आहा, मैंने फिर से सेम गलती कर दी, रुको। मैंने फिर से सेम गलती करी है, इसको मुझे लेना ही नहीं। मैं इस पे ये कर देती हूँ, अब ठीक है ना। 5 2 7, ये कर लो। 9 5 14, 2 16, एक आएगी कैरी, ठीक है। यहां से करिए। 9 और 1 10 और 3 13, 13 या ऐसे कर लो। 9 और 1 10 और 8 18, 21, 2 आएगी कैरी। 2 2 4 और 1 5, 5 3 8, 816 आएगा। 816 आएगा, इसको ठीक करिए। 2 से काट रहे थे। 2 चौका 0, 2 आठे 16, यानी कि 408 और 281, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से करेक्ट है। आया समझ में? था तो होमवर्क क्वेश्चन, पर खैर मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। होमवर्क का क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 24 और एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था ये वाला, इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा होमवर्क के लिए। अभी पीडीएफ दूंगी ना, तो ध्यान से देख लेना डायग्राम को और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। क्लास आपकी इसी समय पर 2 से 3 रोजाना रेगुलर आती है, मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। ये आपका 20 दिन 20 मॉक टेस्ट वाला बैच है। मेरे ख्याल से अभी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने एनरोल नहीं कर रखा हो। निशा 22 कूपन कोड यूज करके यू कैन एनरोल इन दिस बैच। क्लास रोजाना इसी समय पर आती है भाई, मैं यहाँ लिख देती हूँ। 2 PM लाइव आती है। जिस भी बच्चे को मेरा नाम नहीं पता वो नोट कर लेना। मेरा नाम है निशा, आप लिखेंगे मैथ्स बाय निशा मैम, तो आपको यूट्यूब मेरी क्लासेस दिखा देगा, है ना। निशा मेरा नाम है, मैं आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ। फिलहाल तो इसी बैच में पढ़ा रही हूँ, ये बैच खत्म होने के बाद देखती हूँ कौन से बैच में, है ना। चलिए फिर इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।